अब तक आपने हिंदू समाज में धर्म और समाज सुधार आंदोलन देखा। इसके तहत आपने हिंदू समाज में धर्म और समाज में सुधार लाने वाले विभिन्न नेताओं का जीवन परिचय देखा, उनकी गतिविधियों को देखा कि किस तरह से अधिकतर नेता पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे और भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा लागू किए जाने के समर्थक थे। इस वीडियो में हम मुस्लिम सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, मुस्लिम धर्म और सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत हम 3 आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पहला अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। उसके बाद हम पढ़ेंगे अहमदिया आंदोलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे देवबंद आंदोलन। उसके बाद हम मोहम्मद इकबाल का थोड़ा सा जीवन परिचय देखेंगे, जहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं। 4 ही लाइन पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे सवाल खूब पूछे जाते हैं। उसी तरह सर सैयद अहमद खां के बारे में खूब सवाल पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन की परीक्षाओं में। आइए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम समाज में पुनर्जागरण देरी से आया। मुस्लिम समाज में पुनर्जागरण देरी से आया, इसका अर्थ क्या है कि मुस्लिम समाज में आधुनिक चेतना, मतलब इस बात की चेतना कि हमारे धर्म और हमारे समाज में भी सुधार की जरूरत है, इस बात की चेतना मुसलमानों में देरी से आई। इसका कारण क्या था? इसका रीजन ये था कि मुसलमान खुद को भारत का शासक समझते थे। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, उसके बाद मुगल शासन के अंतर्गत भारत पर मुसलमानों का शासन था और वो सोचते थे कि अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक मुसलमानों से सत्ता छीन ली है, हम तो श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर सुधार की क्या जरूरत है। तो मुसलमान 1857 की क्रांति में असफल रहे। मुसलमान और हिंदू दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति की थी, उसमें वे असफल रहे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों और मुसलमानों की दूरियां बढ़ती गईं। अंग्रेज सोचते थे कि 1857 की जो क्रांति है मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम है। मुसलमानों ने हिंदुओं की शिकायतों का लाभ उठाया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें भड़काकर विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई थी। इसके परिणाम स्वरूप भी अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच दूरियां धीरे धीरे 1857 की क्रांति के बाद बढ़ती गई, क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों के खिलाफ मुस्लिम विरोधी नीति का पालन किया 57 की क्रांति के बाद। लेकिन 19वीं शताब्दी तो वे सोचते थे कि हम तो भारत के शासक हैं, इसलिए वे भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई शिक्षा और संस्कृति से लगातार बचते रहे। भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा और संस्कृति जो लाई थी पाश्चात्य शिक्षा, उससे वे हमेशा बचते रहे। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा की ओर मुड़े, आधुनिक जागृति आई, पाश्चात्य शिक्षा की ओर मुड़े और मुस्लिम समाज में भी बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, है ना, धीरे धीरे हुआ। जहां 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में ही हम राजा राम मोहन राय जैसे लोग देख रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय जैसा व्यक्ति मुस्लिम समाज में पहला कौन सा है? सर सैयद अहमद खां। तो मुस्लिम समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का उदय मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, यानी 1857 की क्रांति के बाद। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सर सैयद अहमद खां को देखते हैं। सर सैयद अहमद खां भारत में पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की पहली उपज थे, यानी भारतीय मुस्लिम समाज में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म और समाज में सुधार के लिए आवाज उठाई। सर सैयद अहमद खां भारत में मुख्य रूप से अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन क्या था, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दें। हम जैसा कि थोड़ी देर पहले बताए कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिमों के खिलाफ मुस्लिम विरोधी नीति का पालन किया। इससे अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच दूरियां धीरे धीरे बढ़ती गईं। लेकिन एक पाश्चात्य, है ना, शासक भारत में राज कर रहा है और उसी के अधीन मुसलमानों को रहना है, तो दूरी बढ़ने का परिणाम ये हुआ कि मुसलमानों की स्थिति और भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी भारत में। सर सैयद अहमद खान ने इस बात को समझा। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 जैसे किसी भी प्रयास की व्यर्थता देख ली थी। उन्होंने देख लिया था कि किस प्रकार 1857 की जो परंपरागत क्रांति है वो असफल रही थी। इसलिए सर सैयद अहमद खान भारत में अंग्रेजों की विरोधी नहीं थे। उन्होंने अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने से बेहतर है कि अंग्रेजी शासन के अधीन ही मुसलमानों की स्थिति को उन्नत करने के प्रयास किया जाए। इसके बजाय कि मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया जाए, उससे बेहतर यह है कि अंग्रेजी शासन के
अधीन ही, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही भारत में मुस्लिमों की स्थिति को विकसित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन अंग्रेजों के अधीन अगर मुस्लिमों की स्थिति को विकसित करना है तो इसके लिए मुसलमानों को भी खुद में पहले सुधार लाना होगा, अपने दृष्टिकोण का थोड़ा विकास करना होगा, रूढ़िवादी चिंतन का परित्याग करना होगा। और रूढ़िवादी चिंतन का परित्याग करने के लिए क्या जरूरी था कि मुसलमानों द्वारा रूढ़िवादी इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा का भी लाभ लिया जाए, क्योंकि जब तक मुस्लिम पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की ओर नहीं मुड़ेंगे, उसको नहीं अपनाएंगे, उन्हें अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नौकरियां कैसे मिलेंगी। परंपरागत इस्लामिक शिक्षा पाकर अंग्रेजी शासन के अंतर्गत उन दिनों नौकरियां नहीं पाई जा सकती थी। उसके लिए अंग्रेजी ज्ञान और पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का शिक्षा जरूरी था। तो सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों के पक्ष में इस अवधारणा का विकास किया। वास्तव में सर सैयद अहमद खान का यही दृष्टिकोण और इस दृष्टिकोण के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, कौन सा प्रयास? अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंधों को बेहतर बनाना और मुसलमानों को पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा दिलाना। तो इसके पक्ष में इन्होंने जो आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन को हम क्या कहते हैं? अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था। इस पर हम आगे धीरे धीरे बातचीत करेंगे। पहले हम सर सैयद अहमद खान का जीवन परिचय देख लेते हैं। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था 1817 में, यानी 1817 में जिस समय राजा राम मोहन राय कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रहे थे, है ना, डेविड हेयर के सहयोग से, उसी समय इनका जन्म हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा के शुरू से ही ये समर्थक थे। अंग्रेजी शिक्षा पाकर पढ़ लिख कर ये 1839 में क्लर्क बने, आगरा में क्लर्क थे 1839 में। जब 1857 की क्रांति हो रही थी और भारत के सामंत, राजा महाराजा, किसान, मजदूर और सैनिक मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उस समय ये अंग्रेजी शासन के अधीन बिजनौर में क्लर्क थे, यानी शुरू से ही प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले थे। 1 मिनट प्लीज। आजकल फोन बहुत ज्यादा आ जाता है, इससे हाँ। तो 1857 की क्रांति के समय बिजनौर में एक क्लर्क थे, है ना। उसके बाद 1869 में इन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला। 1869 में इंग्लैंड गए, वहां पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आए। इन्होंने इंग्लैंड का जो पाश्चात्य समाज है उसकी स्थिति देखी। इन्होंने देखा कि भारत के विपरीत इंग्लैंड में जो समाज रहता है वो किसी भी, कितना आधुनिक है, किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद से मुक्त था। इंग्लैंड का जो समाज था, इन्होंने जो देखा वो किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद से मुक्त था और ज्ञान विज्ञान से पूरी तरह से वहाँ का समाज लैस था, है ना। वहाँ का उन्होंने व्यक्तिवाद देखा, वहाँ आधुनिकता देखी, रूढ़िवाद से मुक्त समाज देखा, मुक्त विचारों का प्रवाह देखा, उससे वो काफी प्रभावित हुए। उसका उन्होंने लाभ इस तरह से उठाने की सोची कि भारत में भी मुसलमानों को अगर पाश्चात्य शिक्षा ज्ञान विज्ञान से लैस कर दिया जाए तो भारतीय मुस्लिम समाज भी इंग्लैंड की तरह विकसित हो जाएगा। ऐसा विचार था सर सैयद अहमद खान का। इनका विचार पूरी तरह से समय के अनुकूल और प्रगतिशील था। हर व्यक्ति को अपने समाज के बारे में सोचने और उसका विकास करने का पूरी तरह से हक है। तो वापस आकर इन्होंने मुस्लिम समाज में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया। ठीक उसी तरह जैसे राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए चलाया था, उसी तरह इन्होंने मुस्लिम समाज में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए आंदोलन चलाया। वास्तव में 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज के विकास के लिए सर सैयद अहमद खान का प्रयास यादगार है ना, अतुलनीय है। उन्होंने मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए, उसकी अवस्था में सुधार के लिए जो कुछ प्रयास किया, उसका मुस्लिम समाज हमेशा ऋणी रहेगा। हमें इस तरह से सोचना चाहिए, ठीक है। उन्होंने 2 लक्ष्य निर्धारित किए, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो मुस्लिमों द्वारा प्रयास किया गया था उन्हें भगाने का, उसकी असफलता, उसकी व्यर्थता इन्होंने देख ली थी। तो ये निष्कर्ष पर पहुंचे और इन्होंने 2 लक्ष्य निर्धारित किए कि अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंधों को ठीक किया जाए। बजाय अंग्रेजों को भगाने के, अंग्रेजी शासन के अधीन ही मुसलमानों की स्थिति को उन्नत करने के प्रयास किए जाए। और दूसरा लक्ष्य क्या था? मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक है, यही था अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? एक लाइन में अगर पूछा जाए, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था अंग्रेजी शासन के अधीन मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा देकर
उनके ज्ञान विज्ञान में बढ़ोतरी करके मुसलमानों के अंग्रेजी शासन के अधीन ही नौकरियों में आरक्षण प्रदान करना, यानी अपने लिए आरक्षण की मांग करना, इसका लक्ष्य ये था। लेकिन आरक्षण की मांग तो हम करेंगे ना जब शिक्षित होंगे, ठीक है। तो 1875 में अलीगढ़ आंदोलन को एक ठोस आधार इन्होंने दिया, सर सैयद अहमद खान ने एक ठोस आधार कैसे प्रदान किया अलीगढ़ आंदोलन को। 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। इसे ही बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मोहम्मडन यूनिवर्सिटी। लेकिन पूछा जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। अपने विचारों के प्रसार के लिए सर सैयद अहमद खान ने अपने इन आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए, मुस्लिम समाज में आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने एक पत्रिका निकाली। उसका नाम क्या था? तहजीब उल अखलाक। आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि तहजीब उल अखलाक पत्रिका जो सर सैयद अहमद खान ने प्रकाशित की वो किस भाषा में थी? इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट, तहजीब उल अखलाक किस भाषा में जारी की गई थी? नेक्स्ट, 1888 में कांग्रेस के विरोध में। तो पहले यहाँ पे एक फिर पृष्ठभूमि में थोड़ा सा चलते हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा फिर से पृष्ठभूमि में चलते हैं। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने मुस्लिमों के षड्यंत्र का परिणाम बताया था, माना था। परिणाम यह हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति चलाई, जिससे मुस्लिमों की स्थिति में और ज्यादा गिरावट आई। लेकिन अलीगढ़ आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मुस्लिमों के संबंधों में सुधार आया, यानी अंग्रेज मुस्लिमों के और नजदीक आए। अब जहां 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज मुस्लिम विरोधी नीति का पालन कर रहे थे, वहीं 19वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते, यानी 1880 1885 जब कांग्रेस की स्थापना होने वाली थी, तो 19वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति त्याग दी, उसका उल्टा कर दिया। अंग्रेज मुस्लिम तुष्टीकरण पर चलने लगे। जैसे ही 1860 के दशक में भारत में राष्ट्रीयता का विकास यानी राष्ट्रीय चेतना का विकास होना प्रारंभ हुआ, 1860, 1870, 1880 के दशक में भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास होता रहा और उसका परिणाम 1885 में कांग्रेस की स्थापना के रूप में सामने आया। तो जैसे जैसे भारत में राष्ट्रीयता का विकास होता गया, अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का पालन किया और मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीयता विरोधी बनाने का प्रयास किया। भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने मुसलमानों को भड़काया, है ना। तो अंग्रेज 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते बांटो और राज करो की नीति पर चलने लगे थे। उन्होंने समझ लिया कि अगर भारत में राष्ट्रीयता को कमजोर करना है तो मुसलमानों को हिंदुओं से फोड़ दो, अपनी तरफ मिला लो और अपनी तरफ मिलाकर मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ भड़काओ, नहीं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमजोर करने का एक सशक्त हथियार था तुष्टीकरण और बांटो और राज करो की नीति। वास्तव में सर सैयद अहमद खान इस बात को समझ रहे थे, लेकिन समझकर भी अपने समाज के प्रति उनका इतना लगाव था कि इन्होंने राष्ट्रीयता से पहले अपने समाज को स्थान दिया, है ना। लास्ट में लिखा है, यहाँ लिखा नहीं है कि सर सैयद अहमद खान ने राष्ट्रीयता से पहले मुस्लिम समाज के हित को प्राथमिकता दी, ठीक है, ये बात सच है। तो 1888 में जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को हिंदुओं के संगठन के रूप में परिभाषित किया। बताया कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है और इसकी स्थापना हिंदुओं ने अंग्रेजों से सत्ता हासिल करने के लिए की है, यानी हिंदू अंग्रेजों से सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिमों का कोई हित नहीं है। कांग्रेस की स्थापना मुस्लिम हित में कारगर साबित नहीं होगी, ये वास्तव में सिर्फ हिंदुओं की संस्था है। उन्होंने कांग्रेस को इस रूप में प्रचारित किया और 1888 में कांग्रेस के विरोध में 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संगठन की स्थापना की, उसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था पहले बताया जा चुका है। अहमदिया आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। आज हम जिन भी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे उसमें एकमात्र पुनर्जागरण का समर्थक आंदोलन एकमात्र सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन था, क्योंकि मुस्लिम समाज में सुधार लाने का प्रयास किया गया था। बाकी जो आंदोलन थे ये रूढ़िवादी थे, अहमदिया आंदोलन हो चाहे देवबंद आंदोलन हो, ये सब रूढ़िवादी आंदोलन थे।
इन आंदोलनों में प्रगतिशीलता और आधुनिकता का अंश नहीं था, बल्कि एक प्रतिक्रियावादी विचारधारा थी। प्रतिक्रिया मतलब अंग्रेजों के माध्यम से भारत में पाश्चात्य शिक्षा आ रही है, पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश कर रही है, इस तरह से तो हमारा धर्म और संस्कृति नष्ट हो जाएगी, तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए। विशेषकर देवबंद आंदोलन पूरी तरह से सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में देवबंद आंदोलन हो रहा। तो देवबंद आंदोलन के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। ये पंजाब के गुरदासपुर जिले के थे मिर्जा गुलाम अहमद, उन्होंने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। ये अपने आप को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते थे, पुनर्जागरण का दूत कहते थे, लेकिन वास्तव में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद एक कंफ्यूज व्यक्ति थे। ये कभी पुनर्जागरण की बात करते थे, फिर अगले ही पल अंधविश्वास की बात करने लगते थे, फिर अगले ही पल इस्लाम के प्रसार की बात करने लगते थे। कुल मिलाकर इनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं थी। एक तरफ तो ये कहते थे कि मैं पुनर्जागरण का अग्रदूत हूँ, ये भी कहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को जिहादी विचार त्याग देनी चाहिए, यानी अंग्रेजों को भारत से भगाने के विचार त्याग देनी चाहिए, है ना, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति का समर्थन करना चाहिए। कहीं न कहीं से इनके विचार थे ऐसे। लेकिन शीघ्र ही इन्होंने फिर अपने आप को पैगंबर बताने लगे। मोहम्मद साहब का अवतार, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब, उनका अवतार यानी पैगंबर खुद को बताने लगे और फिर कंफ्यूज हो गए थोड़ी देर बाद में इन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार बताया। या तो पैगंबर का अवतार हो सकते थे, सॉरी मोहम्मद साहब का अवतार हो सकते थे, या भगवान कृष्ण का अवतार हो सकते थे, एक ही हो सकते थे। तो अलग अलग भगवान का अपने आप को अवतार बताने लगे। कुल मिलाकर इनकी गतिविधि से कोई आधुनिकता मुस्लिम समाज में नहीं आई। देवबंद आंदोलन पूरी तरह से अलीगढ़ आंदोलन के खिलाफ था। अलीगढ़ आंदोलन का दर्शन क्या था कि मुसलमानों और अंग्रेजों के संबंधों को ठीक करना, लेकिन इसका क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों में जिहाद की भावना का विकास करना। देवबंद आंदोलन का लक्ष्य था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की भावना का विकास करना। अलीगढ़ आंदोलन का क्या दर्शन था कि मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना, अंग्रेजी पढ़ा लिखा कर उन्हें आधुनिक बना देना ताकि नौकरियां मिले। इसका दर्शन क्या था, मुसलमानों में कुरान की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, अंग्रेजी शिक्षा नहीं बल्कि कुरान की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। यानी जो दोनों विचारधाराएं अलीगढ़ आंदोलन की हैं, उसके ठीक विपरीत विचारधारा देवबंद आंदोलन की दिखाई दे रही है। तो देवबंद आंदोलन एक रूढ़िवादी आंदोलन था। इसके प्रवर्तक दो उलेमा थे। उलेमा मतलब मुस्लिम धर्मगुरु। इन दोनों उलेमाओं का नाम क्या था, मोहम्मद कासिम ननौती और राशिद अहमद गंगोही। इन दोनों उलेमाओं ने 1866 में देवबंद में एक मदरसा खोला। सवाल है कि देवबंद है कहाँ? देवबंद है सहारनपुर में। तो देवबंद में उन्होंने एक मदरसा खोला। उस मदरसे के माध्यम से अपनी विचारधारा को उन्होंने फैलाने का प्रयास किया, उसे एक आंदोलन का रूप दे दिया। आंदोलन क्या था? मुसलमानों में उद्देश्य, यानी आंदोलन या उद्देश्य क्या था? मुसलमानों में कुरान की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों में जिहादी भावना का विकास करना, ताकि अंग्रेजों को भारत से निकाला जाए, तभी मुस्लिमों का हित हो सकता है। तो ये पूरी तरह से अलीगढ़ आंदोलन के खिलाफ आंदोलन था। जहां अलीगढ़ आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, सर सैयद अहमद खान ने विरोध किया कांग्रेस का, वहीं देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। यानी भारत में जो राष्ट्रीय चेतना विकसित हो रही थी उसका कहीं कहीं से समर्थन किया और कांग्रेस का भी समर्थन किया। तो इनके मदरसे में अंग्रेजी शिक्षा पूरी तरह से वर्जित थी, है ना। यह आंदोलन अलीगढ़ के ठीक विपरीत था। साफ साफ लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से लिखना है, फायदेमंद रहेगा। मोहम्मद इकबाल का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। मोहम्मद इकबाल प्रारंभ में राष्ट्रीयता के समर्थक थे। भारत में जो राष्ट्रीयता विकसित हो रही थी और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से जो राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था, नरम पंथ के रूप में, गरम पंथ के रूप में, या फिर गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था, उसके शुरू में ये समर्थक थे, लेकिन बाद में ये सांप्रदायिक विचार वाले हो गए। यानी मुस्लिम समाज के हित में कुछ ज्यादा ही भावुक होने लगे। और जब हम किसी एक धार्मिक समाज के पक्ष में भावुक होने लगते हैं तो वहीं पे राष्ट्रीय भावनाएं कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। किसी भी आधार पर जब आप अपने समाज के बारे में भावुक हो जाएंगे, चाहे जातीय आधार पर, चाहे धार्मिक आधार पर, जब अपने समाज को लेकर ज्यादा भावुक होंगे तो राष्ट्रीय भावनाएं वहां पर, यही राष्ट्रीयता का सबसे कमजोर पक्ष होता है। तो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन बाद में इस्लाम के प्रसार को लक्ष्य बना लिया, है ना। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब भारत और पाकिस्तान जैसे दो देशों का विचार, मतलब एक देश हो मुस्लिमों का और एक देश हो हिंदुओं का। यानी इन्होंने पाकिस्तान नाम नहीं लिया, पाकिस्तान शब्द मोहम्मद इकबाल ने नहीं गढ़ा था, पाकिस्तान शब्द बाद में किसी दूसरे मुस्लिम नेता ने गढ़ा। उसका नाम बताइए कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, उसका नाम बताइए कमेंट में, हालांकि बाद में से पढ़ाया जाएगा। तो पाकिस्तान शब्द का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इनका द्विराष्ट्र सिद्धांत था क्या? इन्होंने कहा था कि भारत के पश्चिमोत्तर में मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं, भारत के पश्चिमोत्तर में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसको एक राजनीतिक इकाई के रूप में गठित करके मुस्लिमों के विकास का प्रयास किया जाए। यानी मुस्लिमों के विकास के लिए भारत के पश्चिमोत्तर इलाके को एक राजनीतिक इकाई का रूप दे दिया जाए, यही था इनका द्विराष्ट्र सिद्धांत। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था बंग ए दर्रा। किसने लिखी? मोहम्मद इकबाल ने। बंग ए दर्रा, बंग ए दर्रा में इन्होंने सबसे पहले इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। इंकलाब शब्द किस भाषा का शब्द है बताइए? इंकलाब शब्द किस भाषा के अंतर्गत आता है और इंकलाब का अर्थ क्या है? चलिए अर्थ बता देता हूं। इंकलाब का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी क्रांति, परिवर्तन। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद नारे को लोकप्रिय किसने बनाया? भगत सिंह ने। इंकलाब शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया? मोहम्मद इकबाल ने। इंकलाब जिंदाबाद, इस नारे का लोकप्रिय किसने बनाया? भगत सिंह ने बनाया। कब? जब लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था और पेशी के लिए जब भी अदालत में जाते थे, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत अदालत में पेशी के लिए जाते थे, तो उसी समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते थे भगत सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल की रचना है ये, बार बार पूछा जाता है मोहम्मद इकबाल से। ये हो गया मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन और उसके प्रमुख नेता और प्रमुख आंदोलन। इसके बाद हम धर्म सुधार आंदोलन कंप्लीट हो गया। अब हम समाज सुधार के बारे में थोड़ा सा देखेंगे अगले वीडियो में। समाज सुधार मुख्य रूप से जो कानूनी प्रयास किए गए, जैसे सती प्रथा के विरोध में जो एक्ट लाया गया, इसी तरह बाल विवाह को बंद करने के लिए जो प्रयास किए गए उसके खिलाफ जो एक्ट लाया गया, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जो आंदोलन चलाया गया उसके समर्थन में जो एक्ट लाया गया, कानून लाया गया, यानी कानूनी स्तर पर जो प्रयास किए गए समाज में सुधार लाने के लिए। समाज में जो कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, जिससे लोगों को व्यक्तिगत परेशानियाँ होती थी, बाल विवाह, विधवा प्रथा, यानी पुनर्विवाह नहीं करना है विधवाओं को, विधवा प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा, है ना, और भी बहुत से थे। स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखना, उन्हें चार दीवारी में बंद रखना, पर्दा प्रथा, घूंघट में रखना, तमाम जो समस्याएं थी समाज में और जिनसे समाज लगातार पीछे चला जा रहा था, उसके खिलाफ जो कानून लाए गए और जो आंदोलन चलाए गए उसके खिलाफ, वो अगले वीडियो में समेट दूंगा। एक मात्र और वीडियो रहेगा। उसके बाद हम समाज और धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव, यानी उसका सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष देख लेंगे, उसके कुछ लाभ मिले और साथ में इस आंदोलन की कुछ कमियां भी रहीं। 19वीं शताब्दी का जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन था, इसकी कुछ कमियां भी रहीं, इसके कुछ बुरे प्रभाव भी उभर कर सामने आए। उदाहरण के लिए भारत में सांप्रदायिकता का विकास, ठीक है। तो सांप्रदायिकता का भारत में विकास करने में भी कहीं न कहीं से अनजाने रूप में योगदान हो गया इस आंदोलन का। उसके बारे में यानी हम इसका प्रभाव देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म होते ही भारत में राष्ट्रीयता का विकास, कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? कमेंट जरूर किया करिए भाई। देखिए, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी कमेंट जरूर कर दिया करिए, है ना। मैं देखता जरूर हूँ। हाँ, ये है कि सबको कमेंट नहीं कर पाता रिप्लाई, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ और उससे मुझे वही मेरा खाद पानी है एक तरह से, उससे मुझे भी एनर्जी मिलती है। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।